सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बेहद संजीदा विषय पर बात करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों को लेकर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है राज्यसभा चुनाव, भरोसे का संकट। संदर्भ यह है कि इस देश को इस बात पर बड़ा गर्व होता है, हर देशवासी को गर्व होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और इस लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है वो है संसद, जिसका गठन होता है दो सदनों के माध्यम से, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य बाकायदा जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होकर आते हैं। तमाम नेता अपनी दावेदारी जनता के बीच में रखते हैं और जनता तय करती है कि कौन सा दल और कौन सा व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है और उस अनुसार उसे चुनकर वह संसद में भेजती है। लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना ये थी कि समाज में ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे विशेषज्ञ हैं, ऐसे जानकार हैं जो शायद जनता के स्तर पर कनेक्ट होकर संसद में दाखिल न हो पाए, उन लोगों को भेजने के लिए राज्यसभा की परिकल्पना की गई। माना गया कि इसके माध्यम से देश की रीति नीति बनाने के संदर्भ में विशेषज्ञों की मदद मिलेगी और उस मदद के माध्यम से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। शुरुआती दौर में कमोबेश ऐसा रहा भी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ में यह भावना कहीं दफन ही हो गई है। अब बैकडोर एंट्री के लिए राज्यसभा का इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम नेता जो जनता के स्तर पर खारिज कर दिए जाते हैं, वो राजनीति में बने रहने के लिए और अपनी हुकूमत चलाने के लिए राज्यसभा के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और इस खेल के अंतर्गत अब साधनों की शुचिता का कोई स्थान नहीं है। नतीजा यह है कि जिस राज्यसभा के चुनाव के लिए चुने हुए देश भर के विधायक मतदान के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करते हैं, अब उनकी बोली लगने का सिलसिला देश में आम बात हो गई है। अभी का मसला यह है कि देश में हर 2 साल बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव के अंतर्गत चुनाव का घटनाक्रम चल रहा है। 57 सीटों पर चुनाव होना था, 41 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया, लेकिन 16 सीटों पर मतदान होने की नौबत आई है। 4 राज्यों के संदर्भ में, जिसमें से एक हरियाणा है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा कर्नाटक है। इन 4 राज्यों में जो राज्यसभा के लिए निर्वाचन होना है, उस निर्वाचन के नाम पर जो कुछ खेल खेला जा रहा है वो लोकतंत्र के मुंह पर कालिक पोत रहा है। तमाम राजनीतिक दल शुरुआत में अपने विधायकों को इकट्ठा करके जब किसी होटल रिसोर्ट में ले जा रहे थे तो अन्य राजनीतिक दल अट्टहास कर रहे थे, बता रहे थे कि ये कैसे लोग हैं। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो बता रहे थे हमारे विधायक तो शेर है, ये देखो भेड़ बकरियों के तरीके से कांग्रेस वाले कैसे लेकर जा रहे हैं। लेकिन 4 दिन बीते नहीं है, पता चला वो शेर अब भेड़ बनाकर स्वयं रिसोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हरियाणा से निकली हुई बात राजस्थान तक पहुंची, वहां पर सुभाष चंद्रा प्रत्याशी के तौर पर है। उन्होंने कल ये ऐलान किया कि मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं और कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस से जुड़े हुए 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं। उनका कहना था कि आज कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच गए थाने ये बताने के लिए कि देखिए किस प्रकार का अवैध धन का इस्तेमाल इस खेल में किया जा रहा है और इसमें रोक लगनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी यही कहानी है और कर्नाटक में भी यही कहानी है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि देश जिस बात पर गर्व करता था, क्या उस पर लज्जित होने का समय आ गया है? राज्यसभा के निर्वाचन के संदर्भ में क्या यही कुछ देखने की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? और इस माध्यम से राज्यसभा की एक एक सीट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल जो कुछ उपक्रम कर रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या कहा जाए? जो करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, ये करोड़ों कहां से आ रहे हैं, इसको लेकर कहीं सवाल किया जाए या नहीं किया जाए? तो ऐसे तमाम मसले हैं जिस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। 5 विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए माननीय मेहमान हमारे साथ में, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर वाकई कुछ गंभीर बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि ई संसार हाट कहे माना सब लोग बने जा, जो जस बन जिए लाभ तस पावे मनुष्य मरही गमार। अर्थात इस संसार को बाजार समझो, यहां सभी आदमी व्यापारी हैं, जो जैसा व्यापार करता है वैसा फल पाता है। मूर्ख और गंवार व्यर्थ ही मर जाते हैं, लाभ नहीं पाते। विद्यापति के द्वारा विद्यापति पदावली में यह बात कही गई थी। किसी और की समझ में आई नहीं आई पता नहीं, पर शायद राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञों को यह बड़े ठीक तरीके से समझ में आ गई। तो इसलिए सब व्यापारी हो रहे हैं और सब बाजार में बिकने के लिए खड़े। क्या वाकई यह देश आजादी का अमृत काल मनाने के योग्य है, जहां पर यह दृश्य हम सरेआम देख रहे हैं? इस पर हम सब विचार करें और इसकी रोशनी में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, संविधान विषय के मर्मज्ञ हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। सुभाष बत्रा जी हैं, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है।
वीरेंद्र वशिष्ठ जी भी हमारे साथ में हैं, सचिव हैं एआईसीसी के। किशोर तिवारी जी प्रवक्ता हैं शिवसेना पार्टी के, खरी खरी बात कहते हैं। और साथ ही एक संजीदा प्रवक्ता के तौर पर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से करता हूं। शुचिता का, सुशासन का, चरित्र का, चाल का, चिंतन का, ऐसे जितने भी भारी भरकम शब्द होते हैं ना, वो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुनते थे। इन्होंने देश को तकरीबन 4 दशक तक बताया कि अगर हमें मौका मिला तो बताएंगे चरित्र क्या होता है, सुशासन क्या होता है, शुचिता क्या होती है। अब देख रहे हैं, कुछ कहेंगे प्रेम प्रकाश जी? यही स्थापित करने के लिए चले थे आप राजनीति में? सवाल आपसे। तो हमने किया क्या है? ये जो आप अभी आपके माननीय ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में बोल रहे थे कि हमारे तो विधायक शेर हैं, जो भेड़ बकरी के तौर पे हैं, उनको रिसोर्ट में रखा गया है। अब पता चला कि आपके सारे शेर भेड़ बनाकर चंडीगढ़ के रिसोर्ट में रख दिए गए हैं। राजस्थान के अंतर्गत आप जिस तरीके से इकट्ठे करके 4 दिन पहले से रिसोर्ट में लेके पहुंचे हैं, सुभाष चंद्रा जी आपके बूथे पर बोल रहे हैं कि हम आज क्रॉस वोटिंग करा के 8 लोगों को लाने वाले हैं। महाराष्ट्र में आप जो कुछ कर रहे हैं, आपके पास संख्या बल नहीं है तो भी आप उतार कर अपनी युद्ध कौशल को दिखा रहे हैं। इसके बाद इतनी मासूमियत से प्रेम प्रकाश पांडे जी पूछ रहे हैं हम कर क्या रहे? वाकई देखिए, जहां तक सवाल है जी, हरियाणा का या राजस्थान का या विभिन्न जगह पे जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं जी, अब हरियाणा में या कांग्रेस ने जो अभी टिकट दिया है जी, मेरा जहां तक मानना है कि जो पहले आपने कहा ना कि भरोसे, लोकतंत्र में जो मत दिया जाता है, विश्वास ही मत के रूप में व्यक्त होता है। अब जहां तक प्रत्याशियों के चयन का मामला, तो आप देखेंगे कि अजय माकन जी को हरियाणा से दिया गया, रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा के थे उनको राजस्थान से दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी क्योंकि दोनों निर्दलीय जीत गए, निर्दलीय बोल रहा हूँ, दोनों जीत गए। भाजपा के पास तो संख्या बल थी नहीं, इसलिए भाजपा ने यहाँ कोई प्रत्याशी खड़ा करने का विचार ही नहीं किया। और क्यों करते? तो यहाँ पर भी बाहर से ला करके दिया गया। तो ये जो दल के नेता जब टिकटों का तय करते हैं और उनके जो मतदाता हैं उन्हीं के अंदर असंतोष है, आखिर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लाके रखना क्यों पड़ा? और ये बात सही हो गई है अभी कि जहां तक महाराष्ट्र की भी बात करेंगे और सारे जगह, तो अब नेताओं को अपने ही दल के लोगों पर भरोसा नहीं रहा। दूसरी बात, एक साथ अगर 1-2 दिन पहले जैसे स्थानीय स्तर पे लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए भी कि राज्यसभा के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको बताने के लिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो विधायक चुना गया है और उसको दल का एक जो व्हिप जारी होता है, व्हिप भी पर्याप्त है। व्हिप जारी होने के पश्चात अन्य प्रकार की आप जितनी भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अब ये नामालूम किस दिशा में जा रहा है, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि लोग जो है उसको 10-10 दिन विधायक श्रेणी के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको ला करके दूसरे प्रदेशों में रखे हैं, कोई उनसे मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। तो ये तो कांग्रेस जब से अब हारने लगी, समाप्त होने लगी, तो धीरे धीरे उस दिशा में। प्रेम प्रकाश जी, कहीं उलझे हुए हैं आप सच भी बोलना चाहते हो और अपनी पार्टी को कटघरे में न खड़ा किया जाए, शायद ऐसा भी चाहते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में लाके रखा, आपको बहुत आपत्ति हो रही है, और महाराष्ट्र में आप जो कर रहे हैं और राजस्थान में नरेंद्र सिंह तोमर आपके परम मित्र लेकर 2 दिन पहले से एक रिसोर्ट में बैठे हुए हैं सारे विधायकों को, उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। राज्य बदल गया तो आचरण में दोष आ गया, उसी राज्य में रहते हुए अगर रिसोर्ट में रह गए तो कोई गुनाह नहीं किया, क्या यही कहने का मायने है? प्रेम प्रकाश पांडे जी उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर सत्य बोलने से इतना बचेंगे? वाकई नहीं, उम्र के इस मुकाम पर या किसी भी मुकाम पे हम सत्य ही बोलते हैं। देखिए, हर जगह आपके चाहे लोकल चुनाव होते हैं कहीं भी,
तो उस प्रदेश में वहां के लोग जो है एकत्रित कर लेते हैं। इसी महाराष्ट्र में जब सरकार बनने की बात थी तो सारे एमएलए लोगों को सब जो वहां भी गठबंधन है उन लोगों ने अपने होटल में रखा था। एक साथ रखते हैं कि चलो 2-4 के अगर मत इधर उधर हो तो उसमें मिल जाता है, आओ ये भी रहता है। अब ये बात भी सही है कि जहां निर्दलीय खड़े हो रहे हैं वो आपके ही जिस दल से ज्यादा है उस दल के बाकी बचे वोटों के आधार पे खड़े हो रहे हैं, तो इधर उधर वो प्रयास करते हैं। तो ये दल के लोग जो है बचाने का प्रयास करते हैं कि भाई किसी से संपर्क ना हो, और संपर्क हो जाए तो कोई संबंध ना हो। मेरा मानना है कि अगर हम अपने दल के विधायकों पर हमें भरोसा होना चाहिए और उन्हें हमें भरोसा होना चाहिए, पर हमारा भरोसा दिख नहीं रहा है। सारे राजनीतिक दलों की यही स्थिति है। मैं थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश करता हूं, सुभाष बत्रा जी के पास चलता हूं। और सुभाष बत्रा जी, मेरा सवाल यह है, जो लोग लाखों वोटों से जीतते हैं, चुने जाते हैं, उनके अपने वोट को लेकर उनके राजनीतिक दल को भरोसा नहीं है कि ये ईमानदारी से डालेगा या बिक कर डालेगा। एक वोट के संदर्भ में जो भरोसे के लायक नहीं समझे जा रहे हैं, वो देश और प्रदेश के हितों को नहीं बेचते होंगे। इसका भरोसा देश की जनता कैसे करे, ये सवाल खड़ा हो गया है। कुछ कहेंगे? जिस तरीके से राजनीतिक दल अपने ही विधायकों के प्रति अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, इसको लेकर आपका अपना मन कितना आहत है, या आपको लगता है कि आपके बीच के लोगों ने अपना चरित्र इतना गिरा लिया है कि जिसके चलते राजनीतिक दलों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, सब बाजार में बिकने के लिए खड़े हैं। तो अब राजनीतिक दल का जो लोग संचालन कर रहे हैं वो करें क्या, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए हिमांशु जी, मैं बहुत अंदर से बहुत ज्यादा आहत हूं इस बात से। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप इनका भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए जी हम क्यों लेके गए हैं रायपुर में। जी रायपुर में लेके गए हैं कि हमारा उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर लगा था जी, और हम उन एमएलओ को चिंतन शिविर के लिए रायपुर लेके गए, हमें एक मौका मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इस किस्म के कटाक्ष किए हमारे पर जी और ये कहा देखिए कैसे बंधक बना के रखे हुए हैं, कैसे जैमर लगा रखे हैं, टेलीफोन के ऊपर आपस में बात भी नहीं कर सकते, बीमार हैं, बीमारी के लिए जाने भी नहीं देते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये ओबराय के रिजॉर्ट में जो 250 एकड़ का रिजॉर्ट है जी ये मोहाली के पास नई चंडीगढ़ के अंदर, जी ये अपने एमएलओ क्यों लेके गए हैं? नंबर 1। जी नंबर 2, आज वहां के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हेलीकॉप्टर से दिल्ली गए हैं जी और 8 इंडिपेंडेंट एमएलओ को वहां बुला रखा है। एक एक को अपने लीडरों से मिला रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। गुनाहगार कौन है? गुनाहगार तो ये उस दिन साबित हो गए थे जब इनके 40 विधायक 90 में से चुन के आए थे और उन्होंने हाबनाबी करके गठजोड़ करके सरकार का गठन किया और कल तक ये बातें हमारे खिलाफ करते थे। आज ये कहाँ खड़े हैं? कौन से कटघरे पे खड़े हैं? आज किसका दायित्व बनता है? सरकार इनकी है, इनका दायित्व बनता है। जो कहते थे जीरो टॉलरेंस, आज ये कहाँ पे खड़े हैं? ये वेयर दे स्टैंड? मैं यही बात पूछना चाहता हूँ। मैं रियली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। मैं भी मंत्री रहा हूँ, हमने भी राज्यसभा के चुनाव देखे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि ये इंडिपेंडेंट एमएलओ लेके दिल्ली जाएं। आज सारे चैनल के ऊपर आ रहा है कि मुख्यमंत्री स्पेशल हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली पहुंचे और 8 इंडिपेंडेंट एमएलए वहां पर पहुंचाए और एक एक को एश्योरेंस दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये सबसे ज्यादा जो घिनौना काम है, जिनका दायित्व बनता है कि सरकार ठीक तरह से चले, जीरो टॉलरेंस हो, लेकिन आज वही ये काम कर रहे हैं। तो आप इन्हीं से पूछिए, हम तो बिल्कुल पाक साफ है। आप देखना हमारी जीत भी होगी, एक एक एमएलए ठीक तरह से वोट करेगा और जीत के आएंगे। यही बात है। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप भी आधा सच और आधा झूठ क्यों बोलना चाहते हैं? ये बात आपसे भी मैं समझना चाहता हूं, जो प्रेम प्रकाश जी समझना चाहता था। आपके आधे नेता स्वयं बोल चुके टीवी पे कि भैया हरियाणा से उठाकर रायपुर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि भाजपा पे भरोसा नहीं है, किसको तोड़ फोड़ ले। आप हमें इस कार्यक्रम में ये बताने की कोशिश करें कि वहां हमारा शिविर चल रहा है। कांग्रेस को बहुत नजदीकी से जानने समझने वाले बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं और आपके विधायकों को ऐसा कौन सा प्रशिक्षण 8 दिन तक रायपुर में बिठाकर दिया जा रहा है जो संभव नहीं था? आपसे जानना ये चाहता हूं
कि इतना अविश्वास किस लिए है, ऐसा क्या राज्यसभा के संदर्भ में आकर्षण है जिसके चलते इतनी बड़ी बड़ी कीमतें लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। और तीसरा और आखिरी सवाल जो आपसे था वो ये था कि जो लोग अपना वोट बेच सकते हैं उनके संदर्भ में देश भरोसा कैसे करे सुभाष जी कि ये बाकी मसलों पर जो सरकार की नीतियां बनती हैं, जो सरकार के तमाम फैसले होते हैं, सरकार से सवाल जवाब होते हैं, उसमें नहीं बिकते होंगे। ये संशय पैदा हो गया है, इस पर कुछ कहेंगे? हिमांशु जी, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको तथ्य बताता हूँ जी। अब सुभाष चंद्रा जी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान में गए जी ये हरियाणा से भी चुनाव लड़े थे, राज्यसभा के मेंबर बने। जी क्या किरदार था इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त? जी नीला पेन, ये पेन, ये हरकत कहाँ से शुरू हुई, मैं जो कहना चाहता हूँ। जी अगर कुछ हमारे नेताओं ने ये बात कही भी है वो भी सच है, जी ये आधा सच नहीं है, जी। वो भी सच है जी। कि आज भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। जी वो क्या अंतर है? ये कहते कुछ है करते कुछ है, उनकी नीयत साफ नहीं है। वो सुभाष चंद्रा को अब यही भारतीय जनता पार्टी, ये तो चेहरे ढूंढते हैं कौन कौन पैसे वाला है। आप इनकी बैकग्राउंड देखिए कि उनको चूज करते हैं जो मल्टी मिलियनियर्स है। जी आज सुभाष चंद्र को चूज किया राजस्थान से जी। एक मोहरा बना जी। के, आज विनोद शर्मा के लड़के को चेहरा बना के खड़ा किया है। जी। ही इज ए बिग कैप्टन। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो आप कह रहे हो कि मैं आधा सच बोल रहा हूँ आधा सच नहीं बोल रहा हूँ, जो आधा सच मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको भी 100% सच कह रहा हूँ कि हमें इनकी भी नीयत पे शक था, इसलिए हमने रायपुर की जगह चूज की। हमें ये पता था कि ये हमारे एमएलओ को वर्गलाने की कोशिश करेंगे, ये इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेंगे, सरकार का प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, ईडी का डर दिखाएंगे, सीबीआई का डर दिखाएंगे, और इनके जो पिछले कई सालों से जो बोलता है उसी को अंदर, जो नहीं बोलता उसी को अंदर। आज सारी एजेंसी इसलिए इनको शिफ्ट किया गया। सुभाष बत्रा जी अब सच पर आए, बोले कि मैं आधा भी सच जो बोल रहा था अब पूरा सच बोल देता हूं। लेकिन वीरेंद्र वशिष्ठ जी, मैं सुभाष बत्रा जी की बात को थोड़ा विस्तार आपसे दिलाना चाहूंगा। भाजपा के लोग खरीदना चाहते हैं और इससे हम बचाना चाहते हैं। वो खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपके लोग बिकना क्यों चाहते हैं? बिकने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? ये सवाल साथ में खड़ा हो जाता है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अपने दशकों से जुड़े हुए नेताओं के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पाता? ये सवाल है। हिमांशु जी, मैं आपको, आपने जब चर्चा का विषय उठाया तो आपने बड़े सुंदर कहा कि उच्च सदन के लिए चयन होना है जी, और इसमें अच्छे लोगों का चयन होना चाहिए जी। पहली तो बात, हमने जिन लोगों का चयन किया है वो उच्च सदन में उच्च सदन की गरिमा के अनुसार जो लोग होने चाहिए उनका चयन किया है। आप देखिए, जयराम रमेश जैसे लोगों का हमने चयन किया, विधि के जानकार रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का चयन किया, संसदीय प्रक्रिया के 2 जाने माने एक्सपर्ट हमारे पूर्व सांसद और मंत्री मुकुल वासनिक जी, अजय माखन जी का चयन किया, एक नई रोशनी जो एक युवा आवाज है इमरान प्रताप गढ़ी जी का चयन किया। ये सब वो लोग हैं जो उच्च सदन में जाके उस सदन की गरिमा बढ़ाने का काम या उसकी गरिमा को बनाए रखने का काम करेंगे। और जहां तक बात है, हम लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। मैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी बहुत विनम्रता के साथ बीच में आपको रोकता हूं। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। लोकतंत्र के मायने ये हैं कि जनता की राय सर्वोपरि है। जितने माननीयों के आपने नाम बताए उनकी योग्यता को लेकर सवाल नहीं, लेकिन जनता ने उनके संदर्भ में फैसला दिया है। रणदीप सुरजेवाला बेहद काबिल व्यक्ति है, लेकिन हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में कैथल की जनता ने उन्हें नकार दिया। मैंडेट दिया गया कि अभी आप सदन में ना जाएं। आपने जनता के अभिमत को खारिज कर दिया। अजय माकन लोकसभा के अंतर्गत जनता के द्वारा खारिज कर दिए गए। आप जनता को अंगूठा दिखाते हुए बता रहे हैं कि तुमने भले उन्हें संसद में भेजना नहीं चाहा, हम भेजकर दिखाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी 6 लाख वोटों से चुनाव हारे हैं। 6 लाख वोटों से हारे हुए शख्स को आप राज्यसभा के माध्यम से भेज रहे हैं। इसके बाद इस कार्यक्रम में ये बता रहे हैं कि आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जनता की राय को सर्वोपरि मानते हैं।
कैसे यकीन करें? वैष्णव जी थोड़ा समझाएंगे? जो माहौल बनाया है वो पहले कभी नहीं होता था। जिस प्रकार का माहौल लोकतंत्र में जनमत के निर्णय का जो मजाक भाजपा ने किया, आपने देखा है कि हर प्रकार कैसे लूट मचाई है इन्होंने। जनता फैसला किसी के हक में देती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें रही हो, या इन्होंने हर जगह कोशिश की, कर्नाटका हो, कहीं भी हो। तो आप एक नए भारत में एक लोकतंत्र को चोटिल करने का काम भाजपा कर रही है। इनके पास संख्या बल नहीं है, तो क्यों व्यापारियों के सहयोग से, व्यापारियों के साथी बनकर ये लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। ये राज्य इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की बात हो रही है। हिमांशु जी, आपने बड़ा सुंदर शब्द सुचिता, ये कहाँ सुचिता? ये प्रेम प्रकाश जी की पार्टी बोलने, कथनी और करनी दोनों ही अलग है। इन लोगों ने जो माहौल खराब किया है, लोग हमारे यहाँ महाराष्ट्र की पार्टियों ने इनसे आग्रह भी किया कि महाराष्ट्र में ये परंपरा रही है कि ऐसा ना किया जाए, 2 लोग शिवसेना, एक एनसीपी, एक कांग्रेस और एक आपका निर्विरोध निर्वाचित हो सकता है, तो आप ये निर्वाचन होने दो। पता नहीं जानबूझ के क्यों ये चाहते हैं कि जब फैसला उनके हक में ना आए तो उसको खोसने की कोशिश करते हैं। तो ये बात केवल भाजपा के नए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने, संविधान को कमजोर करने की हर कोशिश की जा रही है। तो वीरेंद्र वशिष्ठ जी ने पूरा पर्चा भाजपा के नाम पे फाड़ दिया है। हालांकि उन्होंने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जनता के स्तर पर खारिज किए हुए नेताओं को राज्यसभा में भेजकर लोकतंत्र की किस भावना का सम्मान किया जा रहा है। अनुत्तरित रहा मेरा यह प्रश्न। लेकिन मैं इसे विस्तार देना चाहता हूं और आना चाहता हूं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास। और ब्रजमोहन जी, आपसे समझना चाहता हूं, राज्यसभा निर्वाचन के लिए जो खेल इस समय देश में चल रहा है, पूरा देश टीवी चैनल और अखबार के माध्यम से देख रहा है कि कैसे विधायकों को जानवरों की तरीके से हाँका जा रहा है। बताया जा रहा है 4 बजे पहुंच जाना, वहां से बस में बैठ जाना, इस होटल में पहुंच जाना, मोबाइल जमा करवा देना, किसी से बात मत करना। कितना मजबूत कर रहे हैं आप सब मिलकर इस देश में लोकतंत्र को, और अमृत काल के जश्न को कितना रंगीन कर रहे हैं अपने इन प्रकार के कार्यों के माध्यम से। थोड़ा देश को संबोधित करेंगे ब्रजमोहन जी? देखिए, आपने जो बात की शुरुआत की थी उसमें आपने कहा कि संसार को एक बाजार समझ। जी, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता जी। ये हकीकत है कि जो भी लोकतंत्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं जी, उसमें हम सारे लोग शरीक हैं। चाहे यहाँ पर हम अपने आप को बचाने के लिए कोई भी बात है, तो हकीकत ये कि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जी, लेकिन कारण क्या है? जी, 2 हिस्से हैं इसके, हिमांशु। एक हिस्सा है कि जो दलों के निर्वाचित विधायक हैं और वो लोग जो छोटे दलों से हैं या स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, जी, जो दल से निर्वाचित लोग हैं, उनके ऊपर दल की बंदिशें हैं। जी, वोट डालने के पहले उनको एक अधिकृत व्यक्ति को दिखाना होगा कि उन्होंने वोट किसको दिया है, और यदि वो उस मैंडेट का विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये एक बंदिश है उन विधायकों के ऊपर जो बड़े दलों से हैं या जिनके ऊपर दल की पूरी जिम्मेदारी है। यहाँ प्रश्न आ रहा है उन लोगों का जो बहुत छोटे दलों से हैं, 1 या 2 की संख्या में है या निर्दलीय है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को, अब मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए आरोपित करना चाहता हूं कि इस समय भारत में राजनीतिक एजेंडा तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी उस एजेंडे को बदलने लगती है या उस एजेंडे के अंदर जब वो भ्रष्टाचार को प्रवेश कराने लगती है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसकी खास जिम्मेदारी है। ये नहीं कहता कि बाकी के राजनीतिक दल से बचे हुए हैं, पर जब भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारों का उपयोग करे, अपनी सरकार का उपयोग करे, अपनी एजेंसियों का उपयोग करके जब विधायकों को डराने धमकाने का काम करने लगे, तो खासतौर से जो निर्दलीय हैं और जो एक एक 2 पार्टियों के जो नेता हैं, जब उनके ऊपर दबाव बनाने लगती है, तो निश्चित रूप से उनका परेशान होना वाजिब है। जैसे महाराष्ट्र के मामले में मैं आपसे कहूं कि महाराष्ट्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे वहां पर सांसद चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी के पास ना तो वहां पर उतना समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास है कि हम
एक सरकार चल रही है जिसपे बहुत सामंजस्य के साथ काम हो रहा है। हम किसी ढंग से वहां ये स्थापित कर दें कि उन लोगों में उतनी समझदारी नहीं है या उनमें उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारा डेलीगेशन जाके उनसे मिलता है, उनको पूरी हकीकत बताता है, उनको पूरा अर्थमेटिक बताता है, जो कि उन्हें पहले से मालूम। ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस साहब एक वहां पे मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष से, वो हकीकत जानते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हैं, सुनते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। यही चीज राजस्थान में, जब राजस्थान में स्पष्ट रूप से एक कांग्रेस अपने उम्मीदवार को जिता सकती है, लेकिन वहां पर आप एक धनाढ़ व्यक्ति को लाकर, और वो खुलेआम कह रहे हैं, यानी आप देखिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा समर्थन कैसे हो रहा है कि आदरणीय सुभाष चंद्रा साहब खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि मैं फ्लोर क्लास चेंज कराऊंगा। किसके दम पे कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के उन 30 विधायकों के दम पे जिन्होंने उनके नाम को प्रस्तावित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय इस देश में लोकतंत्र के माध्यम से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को प्रेरित कर रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, यह बहुत गंभीर प्रश्न है जिसपे सबों को सोचना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, एक निर्वाचित सरकार बनी, लेकिन उसके विधायकों को ले जाके कर्नाटक में बैठा दिया, और पूरे देश में इस बात की चर्चा थी कि बड़ा भारी लेन देन हुआ और उन विधायकों को तोड़ के और वहां पे सरकार गिरा दी गई। ऐसी स्थिति गोवा में हुई। मैं माफी के साथ जानना चाहूंगा ब्रजमोहन जी, मतलब अगर तय ही कर लिया कि सारे पर्चे अपने को भाजपा के नाम पे फाड़ने हैं तो बात ही अलग है, और हमें ईमानदार बात करनी है तो बात अलग है। मध्य प्रदेश में देखिए क्या हुआ और किस तरीके से बदल दिया, और महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, और सरकार शिवसेना ने किसके साथ मिलकर बनाई? एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ। ये कौन सी शुचिता का उदाहरण था? ये कौन सी ईमानदारी थी? ये कौन सा लोकतंत्र को मजबूत करने वाला काम था? सवाल है। मेरा सवाल इस संदर्भ में है ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे साफ तौर पर, भाजपा के संदर्भ में आपका आरोप है कि वो खरीदने के लिए तत्पर है, उसके उम्मीदवार खरीदने के लिए तत्पर है। मेरा सवाल इससे आगे इस बात को लेकर है कि विरोधी दलों के नेता बिकने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं, इतने तत्पर क्यों हैं? इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी आप करेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि इस पे विरोधी दल के जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनके इस मामले में संभावनाएं कम है, क्योंकि उनके ऊपर दलों का नियंत्रण है। मेरी इसी से तो ना इत्तेफाकी। आप हालत देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान में सरकार है अशोक गहलोत जी की, और अशोक गहलोत जी की अपनी सरकार होते हुए 8 दिन से सारे विधायकों को इकट्ठा करके उदयपुर के रिसोर्ट में रखा है। अपनी सरकार होते हुए भी भरोसा नहीं है अपने लोगों पर। ये दृश्य देख रहे हैं आप। कहां निर्दलीय या इक्का दुक्का विधायक रखने वाली पार्टियों की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के पास हरियाणा में 31 विधायक हैं, जीतने के लिए मात्र 30 वोट चाहिए, 1 वोट ज्यादा ही है। फिर भी दहशत इतनी है, आशंका इतनी है, जिसके चलते 8 दिन से 1000 किलोमीटर दूर रायपुर में पहरे में रखा हुआ है। इस पर टिप्पणी कीजिए। इतना सरल मामला नहीं है ब्रजमोहन जी का। आपने कह दिया कुछ निर्दलीय, कुछ इक्का दुक्का छोटे छोटे दल। ये जो तथाकथित बड़े दल हैं, इनकी छोटी छोटी सी हालत साफ दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब, ये लेकिन दबाव किसका है? ये तो देखिए, ये दबाव पूरी तौर से बीजेपी का है जी। ये पूरा दबाव बीजेपी का है। कुल मिलाकर ब्रजमोहन जी इस नतीजे के साथ है। लेकिन मेरे साथ में किशोर तिवारी जी काफी देर से जुड़े हुए हैं। वो एक अलग राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, नाम उसका शिवसेना है। शिवसेना के संदर्भ में अभी तक ये शिकायत नहीं रही है कि वो कहने और करने में कोई बड़ा अंतर रखती है। तो किशोर जी से ही समझने की कोशिश करता हूं इस पूरे परिदृश्य को लेकर वो किस नजरिए के साथ हैं। क्या वो नहीं मानते हैं कि ये राज्यसभा के संदर्भ में व्यवस्था ही समाप्त करने का समय आ गया? किशोर जी, जिस तरीके से कीमत लग रही है, आरोप क्या लगते हैं? ये व्यवस्था बनी थी समाज के प्रतिष्ठित और गुणी लोगों को देश के लिए नियम, कायदे, कानून बनाने में भूमिका निभाने के लिए। जो लोग जनता की राजनीति नहीं कर सकते पर विषय विशेषज्ञ के तौर पर नीति निर्माण में देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ये परिकल्पना थी। हो क्या गया? धन पशुओं का चारागाह बन गया। जिसके पास पैसा है वो आ जा रहा है, जिसके पास जोड़ जुगाड़ है वो आ जा रहा है, और कुल मिलाकर ये दृश्य दिख रहा है। किशोर जी, इस हालत पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ये देखो, अपर हाउस का डिग्रेडेशन होना और धनाढ्य लोगों का, जैसे डॉक्टर विजय माल्या चुन के आ गए थे, महाराष्ट्र से भी चुन के जाते थे पैसे के भरोसे। तो अभी कैसा हो गया कि आपने बहुत बार पूछा
कि भाई वो सब ठीक है, आप की सरकार है, आपने अपने लोगों को क्यों रिसोर्ट में रखा है। आपने राजस्थान का भी बोला, तो राजस्थान के अंदर इन्होंने रायपुर में रखा है, तो उदयपुर में भाजपा ने भी रखा है। तो चुनाव में जनप्रतिनिधि चुन के जब आते हैं तो वो करोड़ों रुपया खर्च करके आते हैं, और उनकी वसूली क्या होती है, तो उनका एक फंड होता है, तो विधायक फंड और ऐसे चुनाव। तो वो तो खुल के बोल रहे हैं अभी कि हमारा लॉस क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 30 साल से चुनाव नहीं होते थे, अब पहली बार चुनाव हो रहे हैं 30 साल के बाद। और बीजेपी के पास संख्या बल न रहते हुए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार डाला है, और अभी उनके जो इलेक्शन मैनेजर है वो कहते हैं कि गुलाल हम ही फेंकेंगे। तो कैसा लगता है कि मुझे लगता है कि राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों को तो डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग जनता नकारती है वो लोग चुन के आते हैं। तो अब ये बड़ी डिस्कशन है, लेकिन इसकी शुरुआत तो यहीं से होना चाहिए। और विधायकों का डिग्रेडेशन बहुत होता है, विधायकों को पैसे देकर पार्टियां बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश है। जनता चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सीएम ना रहे, लेकिन जबरदस्ती सीएम बना के रखा हुआ है। और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते बीजेपी ने यहाँ पर सुचिता मुक्त भारत बना दिया। उनके प्रवक्ता थे, उनका उन्माद देखो आप, उनके नेताओं का उन्माद देखो। और महाराष्ट्र के अंदर तो जो सत्ता में पक्ष है, जिसके पास चुनाव जीतने के लिए संख्या बल है, उन्होंने जाके बोला कि घोड़ा बाजारी न करने के लिए आप चुनाव मत लड़ो। तो उन्होंने बोला हम लड़ेंगे, क्योंकि हमको 100 नंबर करना है। 100 नंबर कौन थे? राज्यसभा में 100 का आंकड़ा। अब राज्यसभा में 100 का आंकड़ा करने के लिए इन्होंने सारी सुचिता और नीतिमत्ता छोड़ दी है। एक जमाना था कि सारी नीतिमत्ता सुचिता की बातें बीजेपी वाले करते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो सारी गलत चीजों के लिए इन पर ही उंगलियां उठती है। तो कांग्रेस ने भी जो बैकडोर से अंदर घुसने वाले लोग हैं उनको राज्यसभा में लाने की बहुत कोशिश की, चाटुकारों को लाने की कोशिश की, और कांग्रेस भी इसी परिणाम में पहुंची। लेकिन समाज में अच्छे काम करने वाले एक्सपर्ट लोग, इनको अपर हाउस में लाना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझता कि वो तो सारी की सारी संकल्पना धरी की धरी रह गई, और चाटुकार और पैसे वाले यही लोग अपर हाउस में आने लगे। और इनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे लगता है, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि विधायक या सांसद बनने के बाद इतनी कमाई हो जाती है कि ये लोग अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। तो सांसद बन के शायद ये सरकार में नौकरशाह से इलीगल काम कराते होंगे, कुछ कराते होंगे। लेकिन इस पर बड़ी डिस्कशन होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है कि बीजेपी रिस्पॉन्सिबल होने को जा रही है कि पैसे खिलाकर वोट लेने के लिए। तो बीजेपी अगर क्रॉस वोटिंग कर कर अपना उम्मीदवार चुन के लाती है, तो महाराष्ट्र के हिसाब से तो ये भ्रष्टाचार, जो चुनावी भ्रष्टाचार है, उसका पूरा क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी। तो बीजेपी ने भी सोचना चाहिए कि तो किशोर तिवारी जी इस नतीजे पर हैं। कुल मिलाकर इस बर्बादी के लिए शुरुआती तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा भी दें, पर शुचिता की सारी बातें तो इस देश में कहने का ठेका भाजपा नहीं ले रखा था, और अब उसको शुचिता मुक्त भारत के संकल्प के साथ में क्रियान्वित करने का काम भाजपा कर रही है। पूरा का पूरा पैनल एक तरफा प्रेम प्रकाश पांडे जी और उनकी पार्टी को निशाने पर लिया हुआ है। और पांडे जी, बुरा मानने की बात नहीं, आपने उम्मीदें इतनी जगाई थी 40 साल में, और 40 साल क्यों गए, 75 साल गए। 1951 में जनसंघ बना, तब से ईमानदारी की, शुचिता की, देशभक्ति की, पवित्रता की, ये सारे शब्द आप लोगों के मुंह से ही निकलते थे। आजकल आप लोग इसका जिक्र नहीं करते। थोड़ा समझना चाहूंगा, कष्ट नहीं होता आपको? कहां ले जाना चाहते थे देश को, कहां लेकर जा रहे हैं? आज भी देश को ये जितने लोगों ने बातें कही जी कि हम सारा इंस्टीट्यूशन खत्म कर दे रहे हैं, संविधान नहीं मान रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं मान रहे हैं, और ये अपना कर्म तो कोई नहीं बता रहे।
जी इनके तो इतिहास है, हरियाणा का तो इतिहास है। दल बदल कानून जो है लाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि पूरा का पूरा कुनबा ही बदल गया जी और पूरे को इन्होंने स्वीकार किया। जी। अब ये पुराना मामले में बोल नहीं सकती। जी जहां तक शिवसेना के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि विधान परिषद राज्यसभा तो ये जिस समय बनी थी उस कालखंड में, जी और महाराष्ट्र में आपने क्या किया, शिवसेना और भाजपा वहां लड़ी साथ में थी जी और आप रातों रात एक मुख्यमंत्री पद के लिए चले गए। जी आप विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करते हैं, आपका दल का दल चला गया अनैतिक कार्य करके। जी कहाँ बात कर रहे हैं? जहां तक मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में विधायकों ने इस्तीफा दिया, सरकार गिरी, उसके बाद फिर चुनाव हुआ और चुनाव जीतने के बाद ये फिर जीत करके आए हैं और संख्या बल बढ़ा है तो है। तो कहने का मतलब आप जब उसी खेल में आप करते हो, कर्नाटक में आपने क्या किया था, आप जेडीएस के साथ चले गए थे, उस जेडीएस के पीछे खड़े होकर के आप उसको मुख्यमंत्री बना दिए, छोटे दल को। आप वहां जब हार जाते हो, खेल आप चालू करते हो, नियम आपने बनाया, जब आप हारने लगते हो तब बोलने लगते हो। माफ कीजिएगा प्रेम प्रकाश जी, ये ऐसा करते यही तो आप देश को बताते थे कि देखिए ना तो इनके पास ईमानदारी है, ना इनके पास शुचिता है, ना ही इनके अंदर देशभक्ति है, ना ही इनके साधनों की शुचिता के प्रति कोई आग्रह है, हमारे पास है। और अब अचानक आप बताने लगे हमारे फटे कपड़े मत देखो, इनके भी फटे कपड़े देखो। तो आपसे जानना यह है, ऐसी क्या भूख राज्यसभा की हर सीट जीतने के संदर्भ में है? इतनी लोकसभाएं जीत रहे हैं, इतनी विधानसभाएं जीत रहे हैं, इसके बाद भी ये बाड़बंदी, ये घोड़ाबंदी, इस प्रकार के रास्ते पे प्रेम प्रकाश जी क्यों जा रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं दुनिया को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश को? थोड़ा समझाएंगे। देखिए, राजस्थान की जहां बात हुई, राजस्थान में हमारे पास जो ज्यादा वोट था, जी। हम किसको दे देते? क्या कांग्रेस को देंगे? जी हमने कहा अब जो खड़ा हुआ है निर्दलीय, जी। वो बोल रहा है आपके लोगों के कि हम वोट ले लेंगे। अगर बोल रहा है तो हमें नहीं मालूम कि बोला है उन्होंने, हमें बोला सुभाष चंद्र जी कौन जो भी है, तो वो अपने वोट लेने के प्रयास कर रहा। आप अपने विधायकों को तो खुद जो है उन पर भरोसा नहीं। अरे प्रेम प्रकाश जी, मुझे तो केवल इतना बताइए, बाकी छोड़िए। आप तो बड़े ही समर्पित कार्यकर्ताओं के संगठन हैं। आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सबसे दमदार गृह मंत्री अमित शाह जी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तपस्वी हैं, तप करते हैं। कार्यकर्ता तपस्वी हैं और नेता क्या है? बिकाऊ, जिसके चलते आपके मित्र नरेंद्र सिंह तोमर 4 दिन से लेकर बैठे हैं जयपुर के पास में एक रिसोर्ट के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पूरी सरकार छोड़कर अपने मंत्रियों के साथ सारे विधायकों को इकट्ठा करके, सुभाष बत्रा जी जो बता रहे हैं, नया चंडीगढ़ के अंतर्गत एक 7 सितारा होटल है, वहां पर अब रहने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा बताएंगे कि ये तपस्वी कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल अपने नेताओं के संदर्भ में फिसलन को कैसे महसूस कर पा रहा है? खुद बताया सुभाष बत्रा जी कि निर्दलीय विधायकों के साथ वो मिल रहे हैं। तो निर्दलीय विधायकों के साथ तो कोई भी मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है, कन्विंस करा सकता है, और इसलिए निर्दलीय विधायक हैं वो। आप हरियाणा का आपने बात कहा कि सरकार जो है कम वोट पाई, 40 वोट पाई, तो उस दल से हमने समझौता करके किया। आखिर उस दल के व्यक्ति को गठबंधन में उसको उप मुख्यमंत्री बनाया। तो सारा चीज जो है, लोकतंत्र में जो चीजें हैं, आप रायपुर में ले आकर के रख रहे हो। रायपुर के विधायक यहाँ बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे बत्रा जी कि बत्रा या वशिष्ठ जी हाँ, बोल रहे थे कि वहां 8 दिन के प्रशिक्षण में गए जी। यहाँ के विधायक, आज ही पेपर में छपा है, शायद हरिभूमि में मैंने पढ़ा जी कि यहाँ के विधायक बोल रहे हैं कि इतनी खातिरदारी बढ़िया से हो रही है कि हम चाहते हैं कि चुनाव के बाद भी 1 महीना रहें, चुनाव के बाद भी हमें यहाँ से ना छोड़ा जाए। तो ये तो स्थिति है। तो आप उस चीज प्रेम प्रकाश जी अपने दल के ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम प्रकाश जी को भी समझ में आ रहा है जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है,
पर उनका बार-बार कहना यह है कि अन्य राजनीतिक दलों को देखो और हमारे क्यूए पे सवाल मत करो। इन्होंने ऐसा किया इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। कि वीरेंद्र वशिष्ठ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम, इतनी व्यवस्था, इतना खर्चा एक सीट सुरक्षित करने के लिए है क्या ऐसा जिसके चलते इतना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है एक सीट हासिल करने के लिए, जिसमें पैसा बह रहा है? थोड़ा रोशनी देंगे इस पे। हाँ, जी वीरेंद्र जी। आप लोगों ने देखा होगा कि सुभाष चंद्रा जी का हमें पहले भी इन्होंने चुनाव किस प्रकार पैन चेंज करवा के वो आज तक उसका नहीं हो पाया, हमारे कैंडिडेट कोर्ट में भी गए। तो इन्हें मैं फिर कह रहा हूँ 2014 से एक नया भारत जो बना है उसमें तरीके भी बदल गए हैं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जी। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी भाजपा वहां हारी थी, उन्होंने एक कोशिश पहले भी करके देखी थी और ये दूसरी कोशिश है। ये 10 तारीख को फिर हारेंगे। राजस्थान में हमारे विधायक हमारी तीनों की तीनों सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर हम वहां जी। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए मेरे सवाल को लेकर। आप जीतेंगे या हारेंगे ये तो मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल तो इस रूप में है कि देश जीतेगा या हारेगा। मैं तो आपसे समझना ये चाहता हूं कि एक राज्यसभा की सीट के एवज में ऐसा क्या मिलता है जिसके लिए लाखों और करोड़ों रुपए के कोई मायने नहीं है। जो कीमत लग जाए वो चलेगी, जो पैसा खर्च हो जाए वो चलेगा। कुल मिलाकर जीतना चाहिए। ये ललक, ये इच्छा, ये कोशिश सभी राजनीतिक दलों की दिखाई दे रही है। इस पर थोड़ा रोशनी देंगे? हिमांशु जी, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे कैंडिडेट कोई भी पैसे वाले नहीं है। पैसे वाले कैंडिडेट किसके हैं? भाजपा के, उनके समर्थित कैंडिडेट है। हमने उच्च सदन में अच्छे लोगों को वहां भेजकर सदैव ये कोशिश की है कि उच्च सदन में जिनसे फायदा हो, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, जिनके ज्ञान का हम फायदा ले। हाँ, वो तो वीरेंद्र जी मुझे प्रमोद कृष्णन जी का, नगमा जी का, इन सब का ट्वीट पढ़ने के लिए आता है। प्रमोद कृष्णन जी बोलते हैं मैं हिंदुओं की बात करता हूं और मेरी पार्टी में तो लोग हिंदू नाम से चिढ़ते हैं, तो मुझे राज्यसभा में क्यों भेजा जाएगा। नगमा जी ट्वीट करती हैं मेरी तपस्या में कौन सी कमी रह गई जिसके कारण मुझे नहीं भेजा गया। एक पवन खेड़ा जी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही ट्वीट किया था मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई। सारे नेता आपके देश निर्माण के संदर्भ में अपनी तपस्या की कमी को खोज रहे हैं। किशोर तिवारी जी, मैं वापस आपके पास रुक करता हूं और कुल मिलाकर समाधान के संदर्भ में बात करने की कोशिश करते हैं। हम विलाप तो बहुत कर चुके हैं किशोर जी, इस बात का रोना भी रो लिए। सारे दल अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको जिम्मेदार ना ठहराया जाए, दूसरों को कसूरवार माना जाए इसके सदन में। लेकिन कुल मिलाकर समाधान क्या है? यहां पर एक पटवारी अगर 100-500 रुपए की रिश्वत ले लेता है तो उसके संदर्भ में सारे कायदे कानून पीछे पड़ जाते हैं कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। और यहां वोट की सीधे नीलामी होती हुई दिख रही है और तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल उस नीलामी में अपने विधायकों की बचने के लिए इंतजाम करते हुए भागते दिखाई दे रहे हैं। कुछ कहिए ना किशोर जी इसके संदर्भ में। ऐसे देखते रहे हम लोग या कुछ होगा? पांडे जी ने एक बात कही थी कि शिवसेना रात के रात चली गया। ऐसा नहीं है। शिवसेना पक्ष ने एक निर्णय लिया था, बीजेपी ने वादा खिलाफी की और बीजेपी से उनके मतभेद होने के बाद उन्होंने बीजेपी को ही कहा था कि आप सरकार बना लो लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। बीजेपी ने सरकार बनाई, वो सरकार का राजीनामा दे दिया देवेंद्र फडणवीस ने, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं था। बाद में महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देने के लिए हमने ये पर्याय दिया। अब ये गलत है या सही है लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं हिमांशु जी आपको बोल देता हूं कि वो दौर अब चला गया जहां पर समर्पित कार्यकर्ता या विचारवंत या जो देश के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके ऐसे लोग जनता में से भी चुन के जाना कठिन कर दिया है। और अपर हाउस पे तो गोयल सरी के लोगों ने भी कठिन कर दिया है। लेकिन बीजेपी चाहती तो ये व्यवस्था को बदल सकती थी पांडे जी, लेकिन आपने भी तो वही किया। आपके पास राजस्थान में ज्यादा वोट थे तो एक पैसे वाले को बोले कि बच्चे वाले तुम बाहर से खरीद लो। अरे पैसे वाले अगर खरीद लेंगे। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, ये सुभाष चंद्र जी के प्रति आप लोगों की इतनी नाराजगी क्यों है? सुभाष चंद्र जी का क्या कसूर हो गया कि वो पैसे वाले हैं? जन्मजात तो पैसे वाले नहीं थे। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से उन्होंने देश में खुद को साबित किया।
देश में इतना बड़ा मीडिया हाउस स्थापित किया। राज्यसभा के संदर्भ में तो परिकल्पना ही थी कि जीवन के विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि और योग्यता रखने वाले लोग राज्यसभा में पहुंचे। सुभाष चंद्र तो उस पैरामीटर पे हैं। आपको इस पर भी ऐतराज है, और केवल इसलिए ऐतराज है कि उनके पास में कुछ पैसे हैं। शिवसेना ने कभी पैसे वालों को नहीं भेजा। दूध साहब के संदर्भ में आप लोगों ने राज्यसभा का रास्ता नहीं खोला, जो आज आपको सुभाष चंद्र के संदर्भ में इतनी शिकायत हो रही है। बिल्कुल नहीं, सुचिता का विषय है, इसलिए कहा अगर सुभाष चंद्र को कोई राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। सुभाष चंद्र जी अपने आप में मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े गुरु ही है, और उनके प्रति मेरे में कोई वो नहीं है। लेकिन राज्यसभा में वो जाके क्या करेंगे, इतनी शोहरत तो पहले ही मिल गई, और राज्यसभा में से वो क्या निकालेंगे। लेकिन सत्ता के गलियारों के अंदर जो लोग चापलूसी करते हैं या क्या कहते हैं उसे लॉबिंग करते हैं, ऐसे लोग आपको हरदम दिखेंगे। अब ये सचिव साहब बैठे वीरेंद्र वशिष्ठ, उन्होंने भी देखना चाहिए कि जो लोग सोनिया जी और राहुल जी से करीब है वो लोग ही सबके सब अभी नॉमिनेट हुए हैं। अरे जनता से आप रिजेक्ट होते हैं तो पार्टी ने भी उनको घर बिठाना चाहिए ना। और ये जो चीजें है इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। लेकिन गलती कहां से होती है मालूम है? ग्राम पंचायत नगर पालिका के चुनाव के अंदर ही लोग पैसे लेके वोट देते हैं। अब विधानसभा में भी वही आगा, लोकसभा में भी वही आगा। तो क्वालिटी हमारी डिटोरिएट वहां से होते होते यहां तक आ गई है। लेकिन मोदी जी आने के बाद ऐसा लगा था कि मोदी जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और चारित्र और देशभक्ति राष्ट्र निर्माण का इनको ठेका मिला हुआ है ना, तो ये ठेकेदार लोग आने के बाद परिस्थितियां बदलेगी। लेकिन सत्ता, अनियंत्रित सत्ता के सपने देखकर इन्होंने सारा माहौल ही बिगाड़ दिया। तो अभी जो माहौल बिगड़ा हुआ है ना पांडे जी, तुम भी दिल से समझते हो, तुम भी दिल से मानते हो कि ये सब अभी जो नए बच्चे आए हैं ना बीजेपी में, या जो नए मंत्री बने हैं, तो वो लोगों ने तो बीजेपी में प्रजातंत्र खत्म कर दिया, लेकिन देश के प्रजातंत्र को वो धक्का पहुंचा रहे। ये चीज आज कबूल कर लो आप। हाँ, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी बीजेपी में बहुत मेरी जिंदगी के आधा समय वहीं गुजार के आया हूं। इतने पाखंडी और इतने क्रूर और इतने हुकुमशाह मैंने नहीं देखे थे। अभी तो अच्छे अच्छे नेताओं को क्या बोलते हैं उसको, मार्गदर्शक मंडल में भेज देते। और प्रेम प्रकाश जी भी मार्गदर्शक मंडल के ही इंतजार में है। लेकिन अब बीजेपी में भी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दी जाएगी, ये नक्की है। जाति के समीकरण और पैसे के समीकरण पर ही सब होता है। तो सुधांशु जी, हिमांशु जी, एक बात याद रखना कि राजनीति घटिया स्तर पे जा रही है। जनता ही इनको जवाब देगी और जनता ही इनको जगह दिखाएगी। जनता ही जवाब देगी, जनता ही जगह दिखाएगी। लेकिन किशोर तिवारी जी तो कम से कम इस बात पर सहमत है कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा रहा है और ये राजनीतिक दल इसमें महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी को बड़ा खराब लग रहा था जब किशोर तिवारी जी सोनिया जी या राहुल जी के संदर्भ में कोई टिप्पणी कर रहे थे। हम सोनिया जी राहुल जी के संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहे वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर राज्यसभा के नाम पर देश में जो नंगा नाच चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। कुछ कहेंगे आप? हिमांशु जी, मैं किशोर तिवारी जी का सम्मान करता हूं, पर एक गठबंधन के साथी होने के नाते उनको संयमित और गठबंधन धर्म निभाते हुए अपनी बात को रखना चाहिए। मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने पहले कहा वीरेंद्र जी, आप सोनिया जी राहुल जी को लेकर उनकी टिप्पणी के कारण से दुखी मत होइए। दुखी अगर होना है ना तो इस संदर्भ में दुखी होइए कि वाकई राजनीति का स्तर कहां जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के नाम पर देश क्या होते हुए देख रहा है। गठबंधन धर्म की दुहाई देते हुए सत्य कहने से परहेज क्यों? यहां पर कोई टिकट का आवंटन थोड़ी हो रहा है। मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास वापस लौटना चाहता हूं। ब्रजमोहन जी, आपसे जानना चाहता हूं, कुछ चीजों के संदर्भ में हमारे यहाँ अंकुश लगाया जाता है कि अगर ऐसा है तो इतने समय तक नहीं लड़ सकते, इतना है तो इतना नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता है कि राज्यसभा के संदर्भ में ये नियम बनना चाहिए कि जो व्यक्ति लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत अगर चुनाव हार जाता है तो अगले 6 साल तक उसको राज्यसभा के लिए एंटाइटल नहीं माना जाएगा? क्या इस प्रकार के प्रावधान की जरूरत आप महसूस नहीं करते हैं? ये जो बैकडोर एंट्री चालू हुई है इससे सुयोग्य लोगों के लिए रास्ते बंद हुए हैं। माननीय
वीरेंद्र वशिष्ठ जी शायद राज्यसभा में दिख सकते थे अगर ये बैकडोर एंट्री वाले लोग हमें दिखाई नहीं देते। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी, कुछ नई पहल, कुछ नया सोचने, कुछ नया करने का समय आया है या अभी आप और बर्बादी का इंतजार करना चाहते हैं? हिमांशु जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि बदलाव बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र भी जिस दिशा में जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंतनीय है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करके इस देश में सत्ता पा गई, लेकिन आज अगर उस कसौटी पे हम इसको देखते हैं तो लगता है कि जितनी गिरावट इसकी 2014 के पहले थी, उससे कई गुना गिरावट 14 से 2022 के बीच में आ गई है लोकतंत्र में। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और निश्चित रूप से इस पे राजनीतिक दलों को फैसला लेना होगा, लेकिन राजनीतिक दल फैसला नहीं लेना चाहते। यदि आज वो ये फैसला ले लें कि हम जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार चुका है या विधानसभा का चुनाव हार चुका है, हम इसे तत्काल टिकट नहीं देंगे, तो ये फैसला तो हाईकमांड को लेना है, वो कभी इससे सहमत नहीं होंगे। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जिन्होंने 5 रोज पहले कोई एक आदेश दिया भारतीय जनता पार्टी के किसी मुद्दे के पक्ष में और उसके बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया। उसी को किसी आदमी ने पक्ष में फैसला दिया तो उसको गवर्नर बना दिया। तो ये जो अभी दौर है, इस दौर में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा अधिकार है, 18 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में उनकी सरकार स्थापित है, ये मौका है जब वो इस बात को कसौटी पे ताकत के साथ उतारते कि जो हमने कहा है हम उस पर अडिग हैं, चाहे इसके लिए हमको सरकार खोना पड़े तो हम खो दें, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है, विस्तार में लगे हुए हैं। जितनी इनकी भूख कम नहीं हो गई सत्ता में आने की। आप देखिए कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जहां ये हरियाणा में, जहां ये जिता नहीं सकते अपने लोगों को, वहां पर भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रखा है। तो क्या संदेश दे रहे हैं देश में? ये बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लगता है। एक बात बताइए ब्रजमोहन जी, ये जिता नहीं सकते फिर भी इन्होंने मैदान में कैंडिडेट उतार दिया, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? बेइज्जती होगी, हारे हुए दिखेंगे तो थोड़ा अहंकार कम होगा। पता आप बार बार दावा ये करते हैं जीत ये सकते नहीं, वोट इनके पास नहीं, फिर भी बेचैन आप हैं, परेशान आप हैं, हैरान आप हैं, हलाकान आप हैं। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। देखिए हिमांशु जी, जिस वातावरण में हम हैं वहां पर जीत हासिल करना भी एक मकसद है, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उनको हमेशा अपने आप को विस्तारित करने की कोशिश करना चाहिए। जब कभी ऐसा लगता है कि इस विस्तार में कोई आड़े आ रहा है, वो खासतौर से अनैतिक तरीके से कोई सामने आ रहा है, तो चिंतित होना वाजिब है। और हम लोग भी उसी चिंता के कारण परेशान नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, जिसको रोका जाए। इसलिए अगर लोगों को इकट्ठा करके बातचीत करके उनको समझाया जा रहा है, तो ये एक राजनीतिक दल के जो ब्रजमोहन जी का कहना है कि अब भाजपा वाले अब तो मान जाओ, इतना तो ऊंचा पहुंच गए, अब रुक जाओ, क्यों सब कुछ आपको ही चाहिए। लेकिन मैं जाना चाहता हूं आखिरी बातचीत के लिए प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास, क्योंकि कुल मिलाकर सारी बातचीत में आखिरी दारोमदार भाजपा पर है। लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी जी ने कुछ हस्तक्षेप करना चाहा, संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर आखिरी दौर की बातचीत शुचिता के वाहक, इस देश में नव राजनीति के प्रेरणा स्रोत अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी से उनका उद्बोधन सुनते हैं। पहले किशोर जी की बात सुन लें जी। नहीं, वो वरिंदर विशेष जी, मैं किसी को पार्टी की लाइन के खिलाफ बात नहीं कर रहा था। मैं इतना ही बोल रहा था कि जो लोगों के नाम आए हैं वो लोगों को लोगों ने रिजेक्ट किया है, और अभी राज्य के सीनियर नेता को छोड़कर बार बार आप दूसरे नेताओं को डालोगे तो पार्टी में असंतोष होता है, और इसके लिए थोड़ा सा चिंता होती है, क्योंकि पार्टी के अंदर बीजेपी उसका ही तो एडवांटेज ले रही है कि कांग्रेस के भी कुछ वोट फूट के आएंगे, हर जगह चर्चा हो रही है क्योंकि बाहर के उम्मीदवार दिए। तो मेरी चिंता वहीं तक थी। तो किशोर जी कांग्रेस के कमजोर होने को लेकर चिंतित है। वीरेंद्र जी उनके मनोभाव को समझिएगा, शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मन के स्तर पर क्या वो महसूस कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा किशोर जी का आग्रह है। उम्मीद है आप उनके आग्रह को मानेंगे। थोड़ा शब्दों के संदर्भ में प्रेम प्रकाश जी के पास रुक करते हैं। कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी, कटघरे में आप हैं इसलिए हैं कि पहले आपने सपने बहुत बड़े दिखाए। आपने बताया कि ये तमाम राजनीतिक दल जिस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, भाजपा इनमें भरोसा नहीं करती। भाजपा का भरोसा न केवल लक्ष्य के प्रति बल्कि साधनों की शुद्धता के संदर्भ में भी है, पर ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए हम लोग परेशान हैं, हैरान हैं, हलाकान हैं। हारता हुआ व्यक्ति
ऐसा कुछ करता है तो समझ में आता है। जीतने के दौर में भी आपको ऐसे रास्तों का अनुसरण करना पड़ रहा है या इन पर चलना पड़ रहा है, इसे देखकर देवांशु जी, दरअसल परिस्थिति जैसी है जिसमें ये सारे राजनीतिक दल के माननीय नेतागण जो बातें कर रहे हैं जी, जहां तक चाल चरित्र और चेहरा का है, जी, चेहरा हमारे आदरणीय मोदी जी का देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्वीकार करता है। जी, सिर्फ इन्हीं लोगों को स्वीकार ही नहीं, जी, बार बार हर दृष्टि से उस कैसे मोदी जी को कहां से कहां घेरे जी, हर मामले में, जी, लेकिन वो असफल हो गए। जी, राष्ट्रवादिता की जहां तक हमारा चरित्र है, उस राष्ट्रवादी चरित्र को लेकर के हम चले थे, आज भी उसी पर चल रहे हैं जी, और चाल भी हमारी उसी दिशा में। जी, रही बात आपने जिस इस राज्यसभा चुनाव में जी, आपने ही बहुत स्पष्ट कर दिया कि सुभाष चंद्रा जी एक मीडिया हाउस के जी। हैं और सहयोग से जी न्यूज जो है, बहुत सारे चैनल में किसी एक चैनल नहीं, उसके शायद वो मालिक हैं जी, और जी न्यूज में अधिकतर हम देखते हैं तो राष्ट्रवादी चीजों का ये होता है। तो हमारे पास जो वोट बचा था हमने उसको देने का उनको ऐलान किया, यही है ना। जी। बाकी तो कहीं हमने कोई पूंजीपतियों को नहीं, इनके समय तो एक से एक पूंजीपति आते रहे। अरे एक बार बताइए प्रेम प्रकाश, इतने अगर बड़े आप राष्ट्रवादी हैं, सुभाष चंद्र जी को आप राज्यसभा के संदर्भ में समर्थन के साथ क्यों ले जा रहे हैं? वो तो खुल के आपके समर्थन में आए थे, आपने अपना प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किया? कल जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, जुम्मा जो है 4 महीने पहले वापस भाजपा में आए घनश्याम तिवारी जी, आपने उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया। ये योग्यता के संदर्भ में, राष्ट्रवादिता के संदर्भ में अगर आपका इतना ही विश्वास है, इतना ही आपका भरोसा है, तो सुभाष चंद्रा जी को विधिवत रूप से जीतने का मौका क्यों नहीं दिया? क्यों इस खेल में डाल दिया एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को? घनश्याम तिवारी जी हमारे वहां पुराने नेता रहे हैं, इसी कारण से अभी गए थे तो आए हैं ये। लेकिन घनश्याम तिवारी जी का पूरा जीवन जनसंघ से लेकर के और भाजपा जनता पार्टी सब में हो रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जिनको दिया, एक अनुसूचित जाति को दिया, एक ओबीसी को दिया, ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता है और जिनका अपना एक वजूद है। हमने कहीं से जो है इम्पोर्ट नहीं किया, हमने कोई आसपास अरे इस बार इम्पोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने दिया। कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी अपनी दलगत जिम्मेदारी के चलते बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है आज। नहीं तो असल बात यह है, जिन घनश्याम तिवारी जी के संदर्भ में इतनी पैरोकारी प्रेम प्रकाश जी कर रहे हैं कि वह पहले हमारे साथ रहे, बीच में चले गए थे, फिर आ गए तो उनको दिया, तो प्रेम प्रकाश जी तो भाजपा में ही बने हुए हैं, जब से हैं तब से भाजपा में ही हैं। लेकिन उनके संदर्भ में पार्टी ने फैसला नहीं लिया, विचार का विषय होना चाहिए। मर्म की बात कुल मिला के इतनी है कि शब्द राज्यसभा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है अपर हाउस, हिंदी में बोलते हैं उच्च सदन। उच्च सदन के निर्वाचन में जो निम्न स्तर हम देख रहे हैं वो वाकई इस सदन के होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। देश में जो लोग इस समय सत्तासीन हैं या सत्ता की दौड़ में हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह देश में जब अमृत काल अर्थात आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न का ऐलान करें तो उसमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। क्या आजादी के 75 साल बाद ये देखने के लिए ही हम दुनिया के सम्मुख रह गए हैं कि देखो हमारे माननीय विधायक बाजार में मंडी की तरह बिकने के लिए कैसे तैयार रहते हैं और वो अब बिक न जाए उसे रोकने के लिए हम किस प्रकार की कोशिशें करते हैं। अपने आप में विभत्स है ये दृश्य, इस पर लज्जित होने की जरूरत है हर उस राजनीतिक दल को जो इससे करने की अर्थात खरीदारी करने की या खरीदारी से बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगर यह लज्जा का भाव उनके अंदर आएगा तो शायद कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे इस दृश्य की पुनरावृत्ति देखने को ना मिले। नहीं तो कुल मिलाकर यह निर्वाचन एक शर्मनाक अध्याय है इस देश के लोकतंत्र के संदर्भ में। बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच्ची है, ऐसा हम दिल से महसूस करते हैं। विचार कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। आए हुए हैं ये गर्द की चादर, खुदा के वास्ते आईना साफ मत करना। कुल मिला के गर्द की चादर तो हमने अपने जहन में डाल रखी है। बेहद जरूरी है कि अब ये धूल हटनी ही चाहिए हमारे जहन से और हमारे राजनेताओं के जहन से भी। आजादी के अमृत काल में यही संकल्प हमारा होना चाहिए। तो बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।